हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, जहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी 8 चैप्टर फिनिश करा दिए हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। आज हम चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 पर। और चैप्टर नंबर 9 का ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम इंट्रोडक्शन का रखते हैं, जहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या है चैप्टर 9 में, क्या हमें पढ़ना है। चूंकि ये चैप्टर हमारा चैप्टर 8 से ही रिलेटेड है, तो हम आज की क्लास में ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने, एक ही क्लास में हम लोग समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हमको क्वेश्चंस करने, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर में, आप उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है हमारे चैप्टर का नेम? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी अभी हमने चैप्टर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ा था, उसी को हमें इस चैप्टर में कंटिन्यू करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में ही इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस के बारे में, कि इन टॉपिक में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें अपने क्वेश्चंस को कैसे करना है। राइट? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। ये कुछ रिवीजन है हमारा चैप्टर नंबर 8 का, जो हमारा इस चैप्टर नंबर 9 में भी यूज होगा। चैप्टर नंबर 9 में यूज होगा, इसीलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग चैप्टर 8 का। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ट्रायंगल, यानी कि क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल हो, और ट्रायंगल उसको कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें रिलेशन पढ़ना है ट्रायंगल्स के एंगल के बीच में और ट्रायंगल की साइड के बीच में। राइट? हमने ये चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल में बताया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है 6 रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। थीटा क्या था? हमारा एंगल था जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से। राइट? ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत सारे फील्ड्स में इंपॉर्टेंट है हमारा, जिसमें फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोनॉमी में इंपॉर्टेंट है एंड आर्किटेक्चर में भी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट यूज हैं। अभी इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 में, तो मैं बताऊंगी और इसके कैसे कैसे यूज हैं। राइट? सपोज दैट ये स्ट्रेट क्या है? बिल्डिंग है, और यहाँ पर कोई पर्सन है। सपोज दैट यहाँ पर कोई क्या है? पर्सन है। पर्सन एज अ पॉइंट हम उसको लेट कर लेते हैं कि पर्सन क्या है? एज अ पॉइंट है। राइट? मैंने क्या कहा? ये हमारा एक पर्सन है और ये एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग से, यानी कि इसके बेस से ये पर्सन किसी डिस्टेंस पे होगा। राइट? तो कुछ डिस्टेंस है, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस पर है, और ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट सपोज दैट एच है। राइट? अब ये पर्सन, मैंने क्या कहा? पर्सन को हम एज अ पॉइंट नोट करते हैं। पॉइंट यानी कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बिल्डिंग के टॉप को देखता है। अगर ये पर्सन है वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये पर्सन, यानी कि एज अ पॉइंट एक पर्सन है, और उसने अगर हमारे बिल्डिंग के टॉप को देखा है, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई है। राइट? अब यहाँ पर सपोज दैट जिस एंगल ने उसे, सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन थी, इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। इसको क्या कहेंगे? इसका नेम कर देते हैं ए बी सी। सपोज दैट एक ट्राइंगल बन गया हमारा। कैसा ट्राइंगल है? ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो हमारी वॉल होगी वो स्ट्रेट होगी। राइट? यानी कि ये हमारे परपेंडिकुलर होगी, तो दैट मीन्स ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो सपोज दैट ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से जैसे ही कुछ ऊपर देखेंगे तो कुछ क्या होगा? एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये जो एंगल बना है इसको हम मान लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल बनाया है। राइट? अगर अब हमको क्या है कि बिल्डिंग का हाइट एक्स एच है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा पर्सन और इस बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो एक्स है। राइट? अब अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू, सपोज दैट मैं कह दूं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, और एच इज इक्वल टू मैं कह दूं 20 डिग्री, 20 मीटर है। राइट? तो आप क्या बता पाओगे? एक्स की वैल्यू बता पाओगे या नहीं बता पाओगे?
ऑफ कोर्स बता दोगे, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वहां पर मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके बीच में होता है, रिलेशन होता है ट्रायंगल के साइड के बीच में, राइट। अब हमको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस, और ये है थीटा। अब परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन होता है क्या? परपेंडिकुलर और बेस में क्या कोई रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? आपने अच्छे से चैप्टर नंबर 8 को पढ़ा होगा तो बहुत जल्दी से आपको समझ आ गया होगा कि यस, ये हमारा tan का फॉर्मूला होता है। कैसे tan का फॉर्मूला होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। इसकी हेल्प से अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दूं, p का वैल्यू मैं p फॉर परपेंडिकुलर दैट मीन्स h का वैल्यू मैं 20 मीटर रख दूं, x का वैल्यू यानी कि यहाँ पर x पुट कर दूं, तो हम किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 10 30 डिग्री, p फॉर परपेंडिकुलर दैट मीन्स 20 मीटर अपॉन b फॉर बेस दैट मीन्स x। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। आपको चार्ट मैंने बताया था, याद कर लेना है, रट लेना है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, राइट। तो 1/√3 इक्वल टू 20/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3, राइट, ये मीटर। तो x का वैल्यू आ गया, यानी कि आप कहाँ पर खड़े हैं, कितना दूर खड़े हैं? 20√3 दूर खड़े हैं, किससे? बिल्डिंग से। इसका मतलब आपको क्या समझ आया कि अगर ऐसा कोई रिलेशन बनेगा कि जिसमें परपेंडिकुलर दिया है और हमें एक थीटा दिया है, तो हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमको बेस दिया है और थीटा दिया है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं, या परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। यही हमारा इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ टर्म है जो इस चैप्टर में यूज होंगे, उन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लेना। बाकी मेन कॉन्सेप्ट यही है हमारा, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस चैप्टर की हेल्प से अपनी किसी भी बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हैं हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमने जो देखा बिल्डिंग के टॉप को तो हम उससे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे इस जो चैप्टर के बेसिक जो टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमें यूज करने हैं, वो क्या है? एक लाइन ऑफ साइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। तो इनको देख लेते हैं, इन तीन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, क्या ऐसी टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर यूज होगी, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन में इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज हुई हो, राइट। तो इसको समझना बहुत अच्छा है। मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा, राइट। ओके ओके, वापस आ गए हैं अपने फिगर पर, जो मैंने अभी अभी आपको बना के दिखाया था एक एग्जाम्पल लेकर। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, एक पर्सन था, एक पर्सन जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो एक लाइन ड्रॉ हो गई। उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। अभी जो हमने फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ी, क्या? लाइन ऑफ साइट। किसको? अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, वो पर्सन जो बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। ओके, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो सबको पता है कि क्या है, एक प्लेन लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये लाइन ऑफ साइट जिस डिग्री का एंगल बनाएगा, जितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर दो टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गई होगी अच्छे से, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या मैंने कहा कि एक जो पर्सन है जो बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, वहां से एक लाइन ड्रॉ होगी, उस लाइन को कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। ओके, अब ये जो बिल्डिंग है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने बिल्डिंग को देखा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यानी कि एक ऐसा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ एक एंगल बनाता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशंस। थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए दूसरे ट्रायंगल पर चलते हैं। सपोज दैट ये बिल्डिंग है, ये बेस है, और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, और यहाँ पर एक अनदर पर्सन खड़ा है। सपोज है जैसे हम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं, तो क्या कहते हैं? बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर एक दूसरे पर्सन जो यहाँ पर नीचे को खड़ा है उसको देख रहे हैं, राइट।
ओके, यहाँ पर क्या है, एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, उसने उसको देखा, यानी कि ऊपर वाले पर्सन ने जो टॉप पर है, बिल्डिंग के टॉप पर एक पर्सन खड़ा है, उसने एक नीचे बेड पर्सन खड़ा है उसको देखा। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, राइट। अब यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक पर्सन इस तरीके से ऊपर की तरफ देखेगा, अगर कोई पर्सन ऊपर की तरफ देखेगा तो उसकी आंखों से एक लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनेगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई हमारी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हमारा लाइन ऑफ साइट से जो थीटा बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर से देखेंगे क्या कहा मैंने कहा कि एक अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है और बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और ये हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम थीटा कहते हैं, और उस थीटा का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई पर्सन ऊपर खड़ा है और नीचे पर्सन को वो देख रहा है, तो लाइन ड्रॉ होती है, उसको तो हम लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ हो जाएगी जो हमारे बेस के कैसी होगी, पैरेलल होगी। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अब ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती है, तो ये थीटा और ये थीटा इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन एक ही है, बराबर हो जाएंगे। बस आपको अलग अलग टर्म है तो आपको समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे की तरफ बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के मेन हमारे टर्म थे जो हमारे क्वेश्चन में यूज होने हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन तो आप नीचे में बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन का डायग्राम प्रॉपर समझ कर नहीं बनाएंगे तब तक हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन होना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के लिए आपको अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो भी इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट। तो यहाँ पर हमारे 3 टर्म है जो यूज होने हैं, उसको मैंने डिटेल में बता दिया आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसको और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हमें अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। वहां पर हमारे ये टर्म्स यूज होंगे, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।